नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हमारा जो सेशन है वो आज का जो सेशन रहेगा वो महत्वपूर्ण जो संगठन हमारे हैं और उनके मुख्यालय हैं उनसे संबंधित होगा। और इसके पहले हम इसके 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो अंतिम वीडियो होगा महत्वपूर्ण संगठनों का, जिसमें हम जो संगठन है उनको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं और उनका क्या कार्य होता है, उनका क्या उद्देश्य होता है, उनकी स्थापना कब हुई थी, उनका मुख्यालय कहाँ पर है, किसके द्वारा स्थापना की गई थी, ये सारी बातें हम उसमें पढ़ते हैं। इसीलिए हमको थोड़ा एक ये संगठन पढ़ने में टाइम लग रहा था। तो आज की जो हमारी संगठन की वीडियो जो होगी वो अंतिम होगी। तो आज शुरू करते हैं संगठनों के बारे में। और आज का जो हमारा पहला संगठन है वो हमारा होगा रेड क्रॉस। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले रेड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। रेड क्रॉस क्या है, इसका कार्य क्या है। ठीक है, रेड क्रॉस की अगर बात की जाए, रेड क्रॉस एक अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जिसका उद्देश्य युद्ध, आपातकाल और अन्य संकटों में पीड़ित लोगों की सहायता करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वो युद्ध के समय, आपदा जब आ जाती है, जैसे आपकी भीषण कह सकते हैं अकाल पड़ जाता है, या सुनामी आ जाती है, या आपका भूकंप आता है, ऐसी का कोई आपदा आती है, और अन्य संकट कोई होते हैं जिसमें जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी सहायता करना, ये रेड क्रॉस का कार्य। ठीक है, ये रेड क्रॉस इसमें लोगों की सहायता करता है। ठीक है, रेड क्रॉस की अगर बात की जाए तो इसको हम इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC भी कहते हैं। ठीक है, यह रेड क्रॉस मूवमेंट का एक हिस्सा है जिसमें कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपका जो ICRC है ये रेड क्रॉस मूवमेंट का एक कई मतलब ये कह सकते हैं हिस्सा है। ठीक है, तो रेड क्रॉस के बारे में अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना पहले बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई है 1863 में हुई थी। 1863 जिनेवा में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, 1863 में जिनेवा में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे संस्थापक की। जो रेड क्रॉस है इसकी यानी स्थापना किसने की थी या इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है आपके जिनका नाम है हेनरी ड्यूनेंट। कौन है, ये कई बार पूछा गया है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो हेनरी ड्यूनेंट इसके संस्थापक हैं और जिसकी स्थापना हुई थी वो 1863 में हुई थी जिनेवा में। ठीक है, मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय भी आपका जिनेवा में ही है, और जिनेवा आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो आपने जाना कि जो रेड क्रॉस है इसका मेन कार्य क्या है, तो ये आपका जो आपदा होती है, युद्ध होता है और ये आपकी कोई अन्य संकट आते हैं, तो इस स्थिति में ये लोगों की मदद करता है जो पीड़ित लोग होते हैं। तो वही आपका एक संस्था जिसका नाम है रेड क्रॉस। आगे बात करेंगे इसके उद्देश्य के बारे में। तो उद्देश्य देख लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, युद्ध के समय घायल सैनिकों की मदद करना, ये इसका पहला उद्देश्य है। किसकी मदद करना, तो युद्ध के समय जो सैनिक घायल होते हैं उनकी मदद करता है आपका रेड क्रॉस। युद्ध बंदियों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, युद्ध के दौरान जो आपके बंदी बनाए जाते हैं और जो नागरिकों के अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करना, ये भी रेड क्रॉस का उद्देश्य है। प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य, जब भी आपकी प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे आपका सूखा आ जाए या बाढ़ आ जाए या आपकी कोई अन्य भूकंप आ जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई आप प्राकृतिक आपदा है तो उसमें जो पीड़ित लोग होंगे तो उनके लिए क्या करते हैं, राहत का कार्य करते हैं आपके रेड क्रॉस के सदस्य। मानवाधिकारों की रक्षा करना, क्या है इसका अगला उद्देश्य, तो मानवाधिकारों की रक्षा करना भी इसका उद्देश्य है। रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। ठीक है, कौन कौन सी चीज है, तो रक्तदान शिविर लगाता है, स्वास्थ्य सेवाएं देता है और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके रेड क्रॉस के उद्देश्य हैं। आगे बात करेंगे, रेड क्रॉस मूवमेंट 3 मुख्य संस्थाओं से मिलकर बना है। रेड क्रॉस जो मूवमेंट है ये 3 मुख्य संस्थाओं से मिलकर बना है, जिसमें आपका ICRC है, IFRC है और राष्ट्रीय रेड क्रॉस है। ठीक है, तो इसमें आपके 3 कह सकते हैं इसमें संस्थाएं शामिल है आपके रेड क्रॉस मूवमेंट में। तो रेड क्रॉस मूवमेंट का ही आपका हिस्सा है रेड क्रॉस। तो बात करने वाले हैं ICRC की।
ये क्या करता है, तो आईसीआरसी युद्ध और संघर्ष के क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, युद्ध और संघर्ष के क्षेत्र में काम कौन करेगा, तो आईसीआरसी करेगा। और ये किसका भाग है, ये तो रेड क्रॉस मूवमेंट का ये भाग है, जिसके 3 भाग हैं। इसमें पहला है जो युद्ध और संघर्ष के क्षेत्र में कार्य करेगा, दूसरा है आईएफआरसी जिसको कहेंगे प्राकृतिक आपदाओं और स्वास्थ्य आपात स्थितियों में मदद करता है। यही आपका है आईएफआरसी, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं और स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति होती है उसमें मदद करने वाला आपका है आईएफआरसी। ठीक है, तीसरा है राष्ट्रीय रेड क्रॉस। ये क्या करता है, हर देश में मौजूद होती है। जैसे भारत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, जैसे भारत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो कार्य करती है वही आपका राष्ट्रीय रेड क्रॉस करती है, जो कि आपकी हर देश में पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे, ये तो हो गई रेड क्रॉस की बात। अब हम बात करने वाले हैं इंटरपोल की। आपने इंटरपोल का नाम सुना है, इंटरपोल के बारे में बात करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन कौन सा है, तो वो है आपका इंटरपोल। ठीक है, पुलिस संगठन आपका है इंटरपोल, जिसका मुख्य उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय अपराधों से लड़ने में विभिन्न देशों की पुलिस एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना। जो अंतरराष्ट्रीय अपराधी होते हैं उनसे लड़ने के लिए क्या करता है, जो जितने भी देश हैं उन देशों को, यानी कि उनकी जो पुलिस होगी उसकी पुलिस की एजेंसी को क्या करेंगी, ये सहायता करता है आपका इंटरपोल। और ये भी आपका क्या है, तो ये भी आपका एक अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। ठीक है, ये भी आपका एक पुलिस संगठन है। स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1923 में हुई थी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, तो इंटरपोल की स्थापना आपकी है 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई थी। पूर्व नाम की अगर बात की जाए, इंटरपोल का पहले नाम क्या हुआ करता था, तो इंटरपोल का पहले नाम होता था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। ठीक है, क्या होता था, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। ये पहले इंटरपोल का नाम हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया इंटरपोल का, तो अब हो गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे आपका सेम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस, यहाँ तक आपका सेम है, लेकिन यहाँ पे आपका था कमीशन और अब आपका हो चुका है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इतना अंतर हुआ है, पहले कमीशन हुआ करता था, अब इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये आपका इंटरपोल के ही पहले एक पूर्व नाम है आपका, जिसमें कमीशन जुड़ा था, और उसके समय बाद में आपका जो वर्तमान नाम है उसमें आपका क्या ऑर्गेनाइजेशन जुड़ चुका है। ठीक है, इसके उद्देश्य की बात की जाए, इंटरपोल का उद्देश्य क्या है, तो इंटरपोल का उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय अपराधों की रोकथाम करना। जो भी अंतरराष्ट्रीय अपराध होते हैं उनकी रोकथाम करना किसका उद्देश्य है, इंटरपोल का। आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद, मानव तस्करी, यानी आतंकवाद जो होता है उसको रोकना, मानव तस्करी को रोकना, साइबर क्राइम को रोकना। ठीक है, साइबर क्राइम को रोकना, ड्रग्स तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रग्स तस्करी, हथियारों की तस्करी, संगठित अपराध आदि की रोकथाम। ये किसका उद्देश्य है, ये इंटरपोल का है। कौन कौन सी चीज, जैसे आपका इसमें हो जाएगा आतंकवाद, मानव तस्करी यानी लोगों को बेचना, ये भी एक तरीके से जैसे लड़कियों को बंदी बना के बेच जाता है तो इसको भी रोकना, ये किसका कार्य है, इंटरपोल का कार्य है। साइबर क्राइम, जैसे किसी की धोखाधड़ी के माध्यम से किसी का पैसा निकाल लिया, ठीक है, तो ये भी आपका साइबर क्राइम के अंतर्गत आ जाएगा। या किसी चीज को डाटा, किसी का डाटा हैक कर लेना, तो ये भी आपका साइबर क्राइम में आएगा। तो उसके अलावा ड्रग्स तस्करी, ड्रग्स जो बेचते हैं लोग उसको रोकना, हथियारों की जो तस्करी है यानी हथियार सप्लाई किए जाते हैं उसको रोकना। ये सारे जो कार्य हैं वो किसके हैं, वो सारे के सारे इंटरपोल के कार्य हैं, जो कि आपका एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। ठीक है, सदस्य देश की बात की जाए तो इंटरपोल में कितने देश सदस्य हैं, तो इसमें आपके 195 देश सदस्य हैं। ठीक है, कितने देश हैं, तो इसमें 195 सदस्य देश हैं, जो कि कुल मिला के आपके हैं। ठीक है, भारत भी इंटरपोल का सदस्य है। ये बात है जरूरी कि भारत इंटरपोल का सदस्य है या नहीं है, तो भारत इंटरपोल का सदस्य है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटरपोल के विभिन्न रंगों की जो नोटिस होती है इनके बारे में। ठीक है, जो नोटिस होती है, कौन सी नोटिस किस रंग की होती है और उस नोटिस में क्या होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर उसकी बात की जाए तो आपका जैसे कि आता है आपका रेड नोटिस, रेड नोटिस, उसके बाद आपका है ब्लू नोटिस, फिर आपका है ग्रीन नोटिस, आपका है येलो नोटिस, ब्लैक नोटिस। तो ये आपकी कुछ नोटिसें दिख रही होंगी जिनका कलर बताया गया है और इस नोटिस में क्या है,
तो जैसे आपका जो रेड नोटिस है, इसमें कहा था कि जो भगोड़े अपराधी हैं उनके गिरफ्तारी के लिए क्या कौन सी नोटिस जारी की जाती है, तो वो आपकी रेड नोटिस हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है उसकी अगर जानकारी लेनी है तो उसके लिए कौन सी नोटिस जारी करते हैं, तो उसके लिए ब्लू नोटिस जारी की जाती है। ऐसे अगर कोई संभावित खतरनाक अपराधी है तो उसके बारे में अगर कोई चेतावनी दी जाती है पहले से ही, तो वो आपकी ग्रीन नोटिस के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, किसके माध्यम से? ग्रीन नोटिस के माध्यम से। अगर कोई लापता लोगों यानी लोग हैं, जो भी लापता लोग होते हैं, और लापता लोगों की अगर बात की जाए तो उसमें विशेष जैसे आपके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो अगर बच्चे लापता होते हैं तो उनकी जो खोज होती है वो येलो नोटिस के माध्यम से, यानी येलो नोटिस जारी की जाती है उनकी खोज के लिए। ठीक है, अगर ब्लैक नोटिस की बात की जाए तो अज्ञात शवों की पहचान के लिए, जैसे कोई व्यक्ति जो जिसकी डेथ हो जाती है, जिसका कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे अज्ञात जो शव हैं तो उनके जांच के लिए यानी उनकी जानकारी के लिए क्या किया जाता है, ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है जिससे उनकी पहचान की जा सके। ठीक है, आगे बात करेंगे ऑरेंज नोटिस की। ऐसे आपकी ऑरेंज नोटिस होती है और आपकी पर्पल नोटिस होती है और आपका इंटरपोल यूएनएससी स्पेशल नोटिस होती है। तो जो आपकी ऑरेंज नोटिस होती है ये संभावित खतरे वाली वस्तु, कोई भी संभावित खतरे वाली वस्तु हो सकती है, व्यक्ति आपका हो सकता है या कोई घटना हो सकती है, तो ऐसी अगर कोई जानकारी करनी है तो उसके लिए आपकी ऑरेंज नोटिस जारी की जाएगी। ठीक है, अगर अपराध की विधि, ठीक है, कौन सी विधियों, जो आपका अपराध की विधि होती हैं और हथियार होते हैं आदि की जानकारी के लिए क्या किया जाएगा, तो आपकी पर्पल नोटिस जारी की जाएगी। कौन सी नोटिस जारी की जाएगी? पर्पल नोटिस। जो आपकी स्पेशल नोटिस होती है किसके लिए जारी की जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित व्यक्तियों पर, जो भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के द्वारा व्यक्ति यानी कि यूएन के द्वारा जो भी व्यक्ति प्रतिबंधित किया गया है, तो उसकी कह सकते हैं उसकी जानकारी के लिए क्या किया जाएगा, आपका स्पेशल नोटिस जारी किया था जिसको कहते हैं इंटरपोल यूएनएससी स्पेशल नोटिस। ठीक है, आगे बात करेंगे यूएनएपी की। यूएनईपी जो आपका है ये पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? पर्यावरण से। ये पूछ लेता है कि यूएनईपी का संबंध किससे है, तो पर्यावरण से है। संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी जो वैश्विक पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए कार्य करती है, लगातार विकास के लिए कार्य करेगी और साथ ही वैश्विक पर्यावरण संरक्षण को भी करेगी। इसका उद्देश्य होता है पृथ्वी के पर्यावरण को संरक्षित करना, यानी कि पृथ्वी का जो पर्यावरण है उसको बचाकर रखना और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना। जो पर्यावरण के प्रति चुनौतियां मिलती हैं उन चुनौतियों को क्या करेगा, तो उन चुनौतियों को भी क्या करेगा भैया, इसका सामना करेगा या उनका समाधान करेगा, ये भी इसका कार्य है, तो आपका यूएनईपी का ही कार्य है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? स्टॉकहोम स्वीडन में। और 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस भी 5 जून को हम मनाते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी में है और नैरोबी जो आपकी है वो केन्या की क्या है? राजधानी है। ठीक है, केन्या की राजधानी आपकी है नैरोबी, जहां पर इसका क्या है? मुख्यालय है यूएनईपी का। ठीक है, उद्देश्य की बात की जाए, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका पहला उद्देश्य है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर नेतृत्व करना और साझेदारी प्रदान करना, ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है सतत विकास, वो तो आपको बता ही चुके हैं, सतत लगातार विकास को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। जलवायु परिवर्तन, ठीक है, प्रदूषण, जैव विविधता संरक्षण आदि से संबंधित नीतियों को लागू करना, ये किसका कार्य है? ये भी इसका उद्देश्य है आपका यूएनईपी का। पर्यावरणीय डाटा, पर्यावरणीय जो डाटा है उसको एकत्रित करना और उसे दुनिया भर में क्या करना? साझा करना, तो ये भी किसका कार्य है? उद्देश्य किसका है? तो यूएनईपी का उद्देश्य है। यूएनईपी के निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें ये कार्य करता है। कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र है जिसमें आपका यूएनईपी जो है वो कार्य करता है? ठीक है, तो यूएनईपी क्या करेगा? वो आपका जलवायु परिवर्तन के लिए कार्य करता है। इसके लिए जलवायु परिवर्तन के लिए, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कार्य करता है, रासायनिक और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्य करता है, सतत खपत और उत्पादन के लिए कार्य करता है, साथ ही आपका वायु और जल प्रदूषण के लिए कार्य करता है, पर्यावरण कानून और नीतियों के लिए कार्य करता है। ये कौन कार्य करता है? ये सब यूएनईपी करता है। जो जलवायु परिवर्तन के लिए कार्य करता है उसमें आपका आता है जैसे ग्रीन हाउस गैसों में कमी करना, ज्यादा इनकी मात्रा ना बढ़ पाए, स्वच्छ ऊर्जा का प्रचार करना। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो कार्य करता है उसमें क्या होता है कि जो वन होते हैं, महासागर होते हैं और जैव विविधता होती है उनकी क्या किया जाए? रक्षा की जाए।
साथ ही रासायनिक के अंतर्गत क्या करेगा ये, तो खतरनाक रसायनों और कचरे से सुरक्षा, यानी जो खतरनाक रसायन होते हैं आपके, जो खेती बाड़ी के लिए आपके यूज किए जाते हैं, ऐसे उर्वरकों को खतरनाक जो है उनको क्या करना, थोड़ा उनको कम करना, और कचरे से सुरक्षा की जाए, कचरा जो होता है उसको भी ठीक ठाक सही से उसको व्यवस्थित किया जाए, ये भी इसका कार्य है। सतत खपत और उत्पादन के अंतर्गत क्या करेगा ये, तो पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना, ये आपका सतत खपत और उत्पादन के अंतर्गत आपका आता है। ऐसे आपका जो वायु और जल प्रदूषण है, इसमें क्या करेगा, प्रदूषण की निगरानी करेगा और नियंत्रण उसके लिए उपाय करेगा, यानी कि जो प्रदूषण की निगरानी करेगा फिर उसके लिए नियंत्रण क्या होगा, क्या उसका उपाय होना चाहिए, ये इसका कार्य है, इसका उद्देश्य है। पर्यावरण कानून और नीति की बात की जाए तो देश को पर्यावरण से संबंधित कानून बनाने में सहायता करना, ये सारे किसके कार्य हैं आपके, तो ये सारे आपके यूनिट के ही कार्य हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे WWF की। तो WWF जो आपका है ये क्या है, तो यह एक विशिष्ट यानी एक विश्व प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, कैसा है, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, किसकी रक्षा, तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कार्य करता है। कौन करता है, WWF करता है। इसकी स्थापना जो 29 अप्रैल 1961 को हुई थी, किसकी स्थापना भैया हुई थी, तो WWF की स्थापना आपकी हुई थी। संस्थापक इसके कौन है, तो इसके 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। एक जूलियन हक्सले हैं, पीटर स्कॉट हैं और प्रिंस बार्नहार्ट हैं। ये 3 व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। ये तीनों व्यक्ति इसके संस्थापक माने जाते हैं। मुख्यालय की अगर बात की जाए तो इसका ग्लैंड में मुख्यालय है, जो कि आपका कहाँ पड़ेगा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय पड़ेगा WWF का। ठीक है, इसका जो पूर्ण नाम है, यानी कि पहले इसका नाम क्या हुआ करता था WWF का, तो WWF का पहले नाम हुआ करता था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हुआ करता था, और जो कि अब वर्तमान में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हो चुका है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये अब वर्तमान में इसका नाम हो चुका है। ठीक है, लोगो की बात की जाए तो इसका लोगो है आपका पांडा, जिसको कहते हैं जाइंट पांडा। ठीक है, जाइंट पांडा जो है ये इसका लोगो है। यह प्रतीक क्या है, जो पांडा है इसका प्रतीक है, और ये क्या करता है, संकटग्रस्त, जो संकटग्रस्त प्रजाति होती हैं उनकी रक्षा के लिए WWF के संकल्प को दर्शाता है, जिसका नाम है आपका लोगो जिसको कहते हैं पांडा। ठीक है, आगे बात करेंगे उद्देश्य की। इसका उद्देश्य है क्या, जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता को संरक्षित करना ये इसका उद्देश्य है। प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका लगातार उपयोग सुनिश्चित करना, साथ ही प्रदूषण और अपशिष्ट को कम करना, जो प्रदूषण होता है और अपशिष्ट जो होता है उसको भी कम करना, ये इसका उद्देश्य है WWF का। जलवायु परिवर्तन, ठीक है, वनों की कटाई, समुद्री जीवन की रक्षा और संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा में सहयोग करना या सहयोग देना किसका उद्देश्य है, तो यह WWF का ही उद्देश्य है। ठीक है, प्रमुख कार्य की अगर बात की जाए तो प्रमुख कार्य क्षेत्र में अगर बात करें, इसका प्रमुख कार्य क्षेत्र है वन संरक्षण, ठीक है, जल संरक्षण, साथ ही समुद्री जीवन और जैव विविधता। ठीक है, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। तो वन संरक्षण में आपका क्या आता है, जैसे वर्षा जो वन होते हैं उनको ठीक ठाक रखना, उनको बचा के रखना, हिमालय के जो जंगल होते हैं उनको बचाना, और उष्णकटिबंधीय जो वन है उनकी रक्षा करना, ये आपका वन संरक्षण में आता है। जल संरक्षण की बात की जाए तो इसमें जो आपकी नदी है, झील है और ताजे जल स्रोत हैं उनको बचा के रखना, ये आपका जल संरक्षण में आता है। समुद्री जीवन की बात की जाए तो समुद्री जो प्रजातियां होती हैं उनकी रक्षा करना आपका समुद्री जीवन के अंतर्गत आएगा। जैव विविधता की बात की जाए तो जिसमें आपके बाघ हैं, गैंडा है, हाथी है, पंडा है, पांडा जो आपका क्या कह सकते हैं जो लोगो भी है, तो पांडा आदि संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, यानी कि एक कह सकते हैं कि एक लुप्त होने के कगार पर हैं। तो ऐसी प्रजातियों को क्या करना, सुरक्षित रखना, उनको बचाने की कोशिश करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, इसमें आपका इसका जलवायु परिवर्तन भी कुछ कार्य है, और एक स्थायी कृषि और भोजन भी इसका कार्य है। तो जलवायु परिवर्तन की अगर बात की जाए तो इसमें आपका आता है कार्बन उत्सर्जन को घटाना, यानी जो कार्बन का उत्सर्जन होता है इसको कम करना, और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। स्थायी कृषि में क्या होता है, ऐसे कृषि मॉडल को बढ़ावा देना जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे मॉडलों का प्रयोग किया जाए कृषि में जिसके माध्यम से पर्यावरण पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, अगर पड़े तो नकारात्मक ना पड़े। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है, इसके प्रमुख कार्यों में आता है। ठीक है, तो साथियों यही तक का आज का जो हमारा वीडियो था, जिसमें हमने जो महत्वपूर्ण संगठन थे
5 से 6 संगठन कह सकते हैं जिनको हमने विस्तृत रूप से पढ़ लिया है, उनके कार्य क्या है, उनके उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें हमने जान ली हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आपको एक महत्वपूर्ण चैप्टर से रूबरू कराएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।